आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज इस समय हम लोग मृदुला गर्ग जी के घर में हैं, नई दिल्ली, ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 ई ब्लॉक में। और मृदुला जी इस शहर में और इस इलाके में लंबे समय से रह रही हैं। ग्रेटर कैलाश में ही यह इनका दूसरा घर है जहां हम लोग आज हैं। और तमाम विधाओं में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य, स्तंभ लेखन, व्यंग, संस्मरण, कई विधाओं में हम लोग मृदुला जी को जाने कब से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे कई चर्चित उपन्यास, उनमें से कुछ एक के नाम अगर लें, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, मिर्जुलमन, बसु का कुटुंब और अंग्रेजी में एक उपन्यास द लास्ट ईमेल, इन सभी से हम परिचित हैं। कई कहानियां 80 से ऊपर और संपूर्ण कहानियां नाम से जिसे राजकमल ने प्रकाशित भी किया है। कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित मृदुला गर्ग जी की रचनाओं के अनुवाद कई कई भाषाओं में हुए, कई भारतीय भाषाओं में। और अगर हम बाहर की भाषाओं की चर्चा करें तो अंग्रेजी, जर्मन, चेक, जापानी, रूसी जैसी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। और जो नई किताब आई है बेनायाब औरतें, उसमें भी ऐसे कई चरित्र हैं, ऐसे कई लेखकों की भी चर्चा है जिनको हम लोग पढ़ते हैं तो उस गद्य से और संस्मरण की उस बारीकी से, विश्लेषण के उस तेवर से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाते। मगर आज हम लोग छलावा कहानी सुनेंगे, छलावा संग्रह से यह कहानी सुनेंगे जो इस पुस्तक की शीर्षक कहानी है, जो किशोरों के उपयोग के लिए है और उससे भी अधिक उनके मनोरंजन के लिए। इस पुस्तक के छपने की भी अपनी एक खास कहानी है जिसे हम मृदुला गर्ग जी से ही सुनते हैं। इसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है और आप सभी यह जानकर गदगद होंगे कि इसकी प्रतियां अमूमन लगभग लाखों में छपती हैं, ऐसी सूचना है। और स्वयं ऐसे कई इसके प्रमाण हैं, कई साक्ष्य हैं। काफी लोकप्रिय यह संग्रह मृदुला जी का, किशोरों के बीच, बड़ों के बीच भी। तो हम स्वयं इसकी कहानी सुनते हैं मृदुला जी से, प्रकाशन की कहानी। मृदुला जी नमस्कार। पहले तो मैं आपको उसका कवर दिखला दूं जी। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि मैं जब भी किसी स्कूल में जाती थी तो वहाँ हिंदी की टीचर कहती थी कि जो कहानियाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें कहा जाता है या जो उनके पाठ्यक्रम में हैं, उन्हें पढ़कर बच्चे कभी खुश नहीं होते। वो बहुत ऊब महसूस करते हैं क्योंकि वो बड़ी उपदेशात्मक कहानियाँ होती हैं, उपदेश ज़्यादा देती हैं, मनोरंजन नहीं करती। तो पूछती थी कि आपके यहाँ ऐसी कहानियाँ नहीं लिखी जाती जो बच्चों को दिलचस्प लगे, उनका मनोरंजन करें। तो बात मुझे हर बार ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी कमी है हम लोगों में। तब मेरे मन में ख्याल आया कि जो हम लोगों ने कहानियाँ लिखी हैं, आखिर हम लेखकों ने 70-70, 80-80 कहानियाँ लिखी हैं, तो उनमें से कुछ कहानियाँ ज़रूर ऐसी होंगी जो किशोरों को पसंद आए, जो उनको दिलचस्प लगे और जो उनको अपनी जैसी लगे, उनकी अपनी समस्याओं का कुछ सुझाव भी कर सके। तो मैंने फिर अपनी कहानियों में से कुछ कहानियाँ छांटी और उन कहानियों का ये संग्रह तैयार किया। उसके साथ मैंने कई प्रकाशकों को ये सुझाव दिया कि अगर वो ऐसा करें, अगर वो तमाम नामी लेखकों को कहें कि वो अपनी कहानियों में से कुछ ऐसी कहानियाँ छांट दें जो बच्चों को, किशोरों को पसंद आए, तो कई सारे संग्रह वो ऐसे छाप सकते हैं। जो किसी कारण से नहीं हो पाया, वो मगर नहीं हुआ क्योंकि कोई भी नई चीज करने से आप जानते हैं कि हिंदी के प्रकाशक काफी कतराते हैं। तो
अंततः ये मैंने एनबीटी से कहा और उन्होंने ये सबसे पहले मेरी किताब छापी और उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती, शायद कुछ और लोगों की भी छापी हो। तो इसमें ये जो छलावा कहानी है, इस जो मैंने लिखी जनसत्ता में छपी थी, तब भी मेरे कहीं मन में ये था कि ये किशोर पढ़ेंगे। हालांकि जब इसकी प्रतिक्रियाएं आई तो ज़्यादा बड़े लोगों की लिखी हुई थी। मगर खैर बात यह है कि वही सबके अंदर बच्चा एक रहता है हमेशा, वो कितनी भी उम्र का हो जाए, तो उस बच्चे को कुछ कहानियां पसंद आती हैं। और यह भी तो एक बात है कि बड़ों की प्रतिक्रिया अलग तरह से आई थी। हाँ, और बच्चों की उसको थोड़ा सा बताएं। बड़ों की प्रतिक्रिया ये आई कि ये बहुत उपयोगी है और ये राजनीतिक है, इसमें एक राजनीतिक शिक्षा है। और बच्चों की प्रतिक्रिया ये थी कि ये बहुत मजेदार है, ये बहुत दिलचस्प है। जी। तो मैं पढ़ती हूँ, आप खुद तय करें कि ये क्या है। जी, स्वागत। बचपन का सुना किस्सा जस का तस लिख रही हूँ। आप पढ़ें, बच्चों को सुनाएं, फिर वे अपने बच्चों को सुनाएं, तभी ना किस्सा कहानी बनेगा। तो सुनिए। एक थे वैद्य जी। वैद्य क्या, राजवैद्य, कविराज। यूं समझो कि तालों में ताल भोपाल का, बाकी सब तलैया। क्या धूम थी राजवैद्य की। कहने वाले तो यहां तक कहते थे ऐसी ऐसी जड़ी बूटी है उनके पास कि मरते दम भी 5-10 मिनट की मोहलत दिला दें कि अपनी वसीयत उसीयत लिख बोल लो। ठीक समझे आप, अमीरों के वैद्य थे कविराज। क्या क्या किस्से मशहूर थे उनकी हिकमत के। सबसे मशहूर किस्सा था देश के राजा। अपने वैद्य जी ने राजा की अंगूठी का नायाब हीरा यूं चुटकियों में जलवा कर भस्म बनवा दिया था, वो भी राजा की मर्जी से। अब हुआ यूं कि राजा था हीरों की शौकीनी का पक्का, पर दांत आंत के हाजमे का कच्चा। लाख हीरे जमा कर ले, पाचन शक्ति जस की तस ठस पड़ी रहती थी, न खाया जाता था न पिया। सो राजवैद्य की तलब होनी ही थी। वैद्य जी पहुंचे और राजा की कलाई पकड़ बैठ गए नब्ज जांचने। मजाल जो आंख उठाकर देख लें, कैसा तो पारदर्शी भक सफेद हीरा दीप्त पा रहा है राजा की अनामिका पर। काहे का सफेद, चलमन के बीच से आती धूप का परस पाकर ही 7-7 रंगों में फूटा पड़ रहा था, मानो कमरे में लगे इंद्रधनुषी झाड़ फानूस सुबह सवेरे जल उठे हों। वैद्य जी मन लगाकर नब्ज पढ़ रहे थे और राजा था कि उसका पूरा ध्यान अंगूठी के हीरे पर अटका था। सांस रोक के प्रतीक्षा कर रहा था कि अब आह भरें कविराज, अब कहें आहा हा ओहो हो, क्या हीरा है महाराज। पर वैद्य जी थे कि समाधि डाले, चुप चुप की बस चुप। राजा का धीरज चुप गया। राजा ठहरा। कितनी देर लगती है चुपने में। सांस छोड़ हठात बोल उठा, नब्ज के पार की आप ठहरे मशहूर, हीरे का दाम बतलाएं तो जाने। वाह, कौड़ी टके का मोल है और क्या, कविराज ने फटाक से कहा। राजा लाल पीला काला होता सफेद पड़ गया। हाथ तलवार के म्यान पर गया सही, पर बाहर खींचने से पहले रुक गया। राजपूत हो भले, राजा भी तो था, बाहर निकाल लेता तो खून चखाना पड़ता। वहां वैद्य जी के सिवाय था कौन वार सहने को, और उनकी मुट्ठी में खुद अपनी कलाई भिजी पड़ी थी। आंत अलग कुल बुला रही थी। सिर पर गुस्सा चढ़ा तो पेट की मरोड़ छाती को मतने लगी। बिलबिला कर चिचियाया, अजी छोड़ो नब्ज, दर्द बंद करो। वैद्य जी बुदबुदाए, वात पित्त का जान लेवा प्रकोप, अति भयंकर काल महाकाल। हीरे की छोड़ राजा को अपनी पड़ी। दवा को हकलाया, मेरे नहीं आपके पास है महाराज। वैद्य जी बोले, मेरे पास? आपकी अंगूठी का हीरा महाराज, जान बचानी हो तो दे डालिए। राज ने दाएं देखा न बाएं, अंगूठी उतार वैद्य जी के हवाले की और पेट पकड़ औंधा हो गया।
वैद्य जी ने अंगूठी से हीरा निकाला और आग में डाल दिया। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या हो गया? एक ही है शायद वो जी। कृष्ण देखें। सॉरी, इसको बीच में से एडिट कर पाएंगे आप? नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं हो गया, 55 ठीक है ठीक है ठीक है जी, चलेगा इतना जी। यहाँ से कर। वैद्य जी ने अंगूठी से हीरा निकाला और आग में डाल दिया। राजा की आंखें फटी और जबान घुटी रह गई। देखते देखते हीरा भस्म में तब्दील हो गया। फिर कविराज ने उसके 10 हिस्से कर 10 पुड़िया बांधी और बोले, लीजिए महाराज, अब हुआ हीरा 5 लाख का। वाह। दूध के साथ सेवन कीजिए और दर्द फारे से छुटकारा पाइए। तो ऐसे रहे ठसकेदार सत्यवादी निडर हमारे नामी गिरामी राज्यवैद्य। फिर हुआ ये कि एक अंधेरी अमावस की रात, दोपहर बीत लेने पर किसी ने जोर से कविराज का दरवाजा खटखटाया। कौन है कह के पुकारा तो जवाब मिला, रोगी। अब वैद्य जी थे आज के डॉक्टरों जितने ही नामवर विख्यात, पर बीमार को दरवाजे से लौटाने का चलन तब तक फैला न था। सो उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने देखा तो कुछ नहीं, बस धूल का बगुला चक्राकार घूम रहा था, गोल गोल, तेज तेज, फिरकी सा। वैद्य जी ने नींद की परत दिमाग पर से झाड़ते हुए सोचा, आंधी चल पड़े दिखे, पर आंखें ऊपर उठाई तो कुछ हिलता नजर न आया। न पत्ता, न टहनी, न गमला, न कथरी। हवा का नामो निशान नहीं, जैसे धरती में समा गई हो। आसमान तक स्तब्ध सहमा पड़ा था। वैद्य जी ने आंखें नीचे की तो ठगे खड़े रह गए। धूल का बगुला और तेजी से चक्कर काट रहा था। हाय, धूल का बगुला है कि कुछ और? वैद्य जी ठहरे राजवैद्य, वैद्यों में ताल भोपाल का, बाकी सब तरैया। उनकी नजर कमजोर कैसे हो सकती थी? जो होगा साफ दिखे बगैर कैसे रहेगा? पोषक पुष्टिदायक आहार यूं बेकार गया तो आयुर्वेद का क्या होगा? उन्होंने आंखें अच्छी तरह खोली और बगुले पर दृष्टि केंद्रित कर दी। लगा धूल के चक्र के बीच चूहा है। अच्छा। न बिल्ली, न कुत्ता। अरे कहाँ, वहां तो भरा पूरा आदमी है। लंबा तगड़ा, आंखें दिप दिप चमक बिखेर रही हैं, जैसे राजा का बिन जला हीरा। खड़े खड़े सपना लेने गए लगे क्या? वैद्य जी ने कायदे के खिलाफ आंखें मली, खोली, फिर मली, फिर खोली तो देखा आगंतुक उनके पैरों पर झुका हुआ है। वैद्य जी सुन्न खड़े रहे। मेरा बेटा बीमार है, आपको लेने आया हूं कविराज, चले? लंबे तगड़े ने कहा। वैद्य जी से ना हाँ कहते बना ना, पर वो पलट कर चला तो पाया वे भी उसके पीछे चले जा रहे हैं। वो लंबे डग भरता आगे आगे और पौष्टिक आहार खाने वाले वैद्य जी हाँफते हाँफते उसके पीछे। 150 गज चले होंगे कि वो बोला, ऐसे तो पहुंच लिए, और वैद्य जी को उठा अपने कंधे पर बिठा लिया। तो यूं चला जैसे धरती पर कदम बिना रखे उड़ा चला जा रहा हो। बेचारे वैद्य जी आंखें मूंदे कंधे से चिपके रहे। सांस जो भीतर खींची तो डर के मारे अंदर ही घुटी रह गई। कितनी देर घुटती, हुआ करके बाहर निकली कि पाया रुके पड़े हैं। आंख खुले बगैर न रही। देखा उनका वाहन एक पुरानी आलीशान हवेली के सामने खड़ा है। उनसे आवाज लगाई, कविराज पधारे हैं। कविराज तो कविराज, पूरा मंजर कांप गया। ऊपर की मंजिल से वापसी हाँक आई, उतनी ही दमदार पर बारीक महीन, पधारो ठाकुर। वैद्य जी बिटर बिटर ताकते सीढ़ी ढूंढने लगे। ढूंढना क्या और पाना क्या, न सीढ़ी न रास्ता, वे तो आपसे आप ऊपर उठे चले जा रहे थे।
नीचे ताका तो घिघी बन गई। लंबू खड़ा खड़ा और लंबा होता जा रहा था। आन की आन में वैद्य जी ऊपरी मंजिल के बारजे तक जा पहुंचे। लंबू ने बड़े जतन से उन्हें वहां उतारा, फिर खुद भी उतर लिया और दोबारा कद मुनासिब कर लिया। सामने खाट पर 13-14 बरस का पीलिया खाया लड़का लेटा था। उसके बराबर में दिपायमान थी उसकी माँ। उन्हें देख उसने घूंघट नीचे कर लिया, पर आंखें उनकी फिर भी चुंधियाई ही रही। निराशा त्यागो ठकुराइन, आगंतुक ने कहा, हमारे घर साक्षात ईश्वर पधारे हैं। फिर वैद्य जी से बोला, नब्ज देख लें कविराज तो वापस पहुंचाऊं। वैद्य जी के अंजर पंजर भले ढीले पड़े हुए थे, पर वैद्य की न भूले थे। कांपते हाथों को काबू किया और नब्ज परख डाली। बोले, साथ चलकर दवा ले लो। तो जैसे गए थे वैसे ही लंबू के कंधे पर सवार हो लौट आए वैद्य जी। घर पहुंचाकर उसने 1 न 2 7 जगमगाते हीरे उनके हाथ पर धर दिए। बोला, 2 हमारी दवा के लिए, बाकी 5 आपकी नजर। दवा की मिकदार आप समझो दुगनी दरकार है। तो वैद्य जी ने 2 हीरे जलाकर भस्म बनाए जरूर, पर हुआ ये कि नजर बाकी 5 हीरों पर ही जमी रही। क्या हीरे थे! राजा का हीरा तो पत्थर जानो उनके आगे। भस्म के 10 हिस्से कर पुड़िया बना लंबू को थमाई तो दरवाजे पर रुक वो बोला, आप हमारे बेटे के जीवन दाता, हम आपके ताबेदार, पर जो देखा किसी से कहना मत। वो उनके पैरों पर झुका तो वैद्य जी की हिम्मत लौट आई। पूछा कि आप हैं कौन, पर जवाब नहीं आया। आता कैसे? वहां था क्या सिवाय धूल के बगुले के। वो भी रफ्ता रफ्ता बैठ गया। न किसी ने कहा न किसी ने सुनाया, पर कविराज ने साफ सुना छलावा। राजवैद भीतर दौड़े, कहीं हीरे भी तो गायब नहीं हो लिए। नहीं, वे वहीं के वहीं आग के पास चौकी पर पड़े भक भक जगमगा रहे थे, 7-7 रंगों में। वैद्य जी ने लपक कर उन्हें उठा लिया, इस हाथ से उस हाथ में उल्टा पुल्टा उछाला। आहा, ओहो, सतरंगी किरणों के उजास से कमरा झिलमिला उठा। क्या आबदार हीरे थे! ऐसे हीरों को भला जलाकर राख किया जाता होगा। राजा के हीरे की बात और थी। ये हीरे तो 5-5 लाख के तब हों जब सोने की अंगूठी में नगीने बने। 10 वजनी लोग देखें, अश अश कर सराहें। तो वैद्य जी ने खूब संभाल कर 4 हीरे 10-10 तालों में बंद किए और 5 वाले जाकर अंगूठी में जड़वा लिया। फिर सुबह सवेरे नहा धोकर नया कसीदा किया अंगरखा पहन अनामिका में हीरे की अंगूठी धारण कर राजा की तबीयत का हाल पूछने चल दिए। राजा ने कविराज का हीरा देखा तो सुधरी तबीयत बिगड़ गई। सीने में वो दर्द उठा कि पेट पीठ दोनों ऐंठ कर रह गए। तड़प कर बोला, आहा, ओह हो, क्या आबदार हीरा है! क्यों, है कि नहीं राजसी हीरा? तमाम दरबारी अश अश कर बोल पड़े, सचमुच वाकई एकदम राजा के योग्य हीरा है। वैद्यराज क्या करते, अंगूठी उतार राजा के हवाले की। चीज जिसके योग्य हो उसे पहुंचे। आदमी का क्या है, लायक हो न हो, राजा होना चाहिए। सूली उंगली लिए वैद्य जी ने 10-5 दिन सब्र किया। हीरों को निकाल उल्टा पलटा जरूर, इस हाथ से उस हाथ लिया, दूर पास दाएं बाएं सब तरफ से नजारा लिया, पर अंगूठी में दूसरा हीरा जड़वाने का ख्याल दिमाग से निकाल कर फेंकते रहे। ख्याल तो बाहर फिकता रहा, पर पेट में अफारा दिन पर दिन बढ़ता गया, जैसे वैद न होकर राजा हूं। अफारा, दर्द, ऐठन, मरोड़, वात पित्त का जानलेवा प्रकोप, अति भयंकर काल, महाकाल। पर भला अपना हीरा कौन भस्म करता है?
रोग से मुक्ति पाने को, इससे अच्छा तो अंगूठी में जड़वा लो। सो वही राजवैद्य ने किया और तनाव से छुट्टी पाई। एक बार फिर सज धज कर दरबार का रुख किया। हीरे के असली पारखी और कहाँ मिलने थे। राजा भी पूरा राजा था। हीरा देखा नहीं कि मन बेकाबू। फिर वही आहा हा ओहो हो, और वैद्य जी का हीरा राजा की अंटी में। इस तरह एक एक करके कविराज के 4 हीरे राजा की नजर हो गए। हर बार राजा ये पूछना न भूलता कि कविराज, इतना बढ़िया हीरा आया कहाँ से। हर बार राजवैद्य गर्दन ऊंची करके कह देते, महाराज ये न पूछिए, वचन दिया है, न कहने का, इज्जत का सवाल है। हर बार उनकी गर्दन पहले से कुछ कम ऊंची खिंच जाती। आखिर 5वां हीरा अंगूठी में सजाए वैद्यराज राजा के सम्मुख पधारे। एक बार फिर राजा ने अलापा, आहा हा हा ओहो हो, क्या आबदार हीरा है, क्यों है ना राजसी हीरा। तब राजा का आलाप पूरा होने और दरबारियों के संवेद गान के शुरू होने से पहले वैद्य जी उसके चरणों में लौट गए। आपके लिए कौड़ी मोल है इसका, जब 5 लाख का करना होगा हमसे वापस मांग लीजिएगा। राजा ने आंख मारकर कहा, क्षमा करें महाराज, मैं स्वयं रोगी हूं, मुझे खुद इसकी जरूरत है। एक शर्त पर, ये बतलाइए मिला कहां से। राजा ने कमजोर जान धर पकड़ा। वैद्यराज की झुकी गर्दन न उठ पाई। कहाँ का वचन और कैसी इज्जत। उन्होंने तमाम राज कह डाला। राजा तो फिर राजा था। फौरन दल बल सहित हीरे वाले छलावे की खोज में निकल पड़ा। बेचारे राजवैद्य को राजा की बगल में दुबक कर बैठे रहना पड़ा। देश देशांतर सब जगह खोजा। दिशा निर्देश का काम वैद्य जी के जिम्मे पड़ा। एक कभी काफिले को पूर्व दिशा में चला देते, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर की तरफ मोड़ देते, कभी दक्षिण की। उन्हें कौन ठौर ठिकाना याद था। वे तो कंधे पर सवार, आंखें मूंदे, ये जा वो जा पहुंच लिए थे। राह दिशा देखी कब थी जो याद रहती। राजा कविराज भटके सो भटके, देश के तमाम प्रमुख उनके साथ भटक लिए। छलावे की तलाश में आज तक भटक रहे हैं। जहां कहीं धूल का बगुला चक्कर काटता दिख जाता है, दौड़ पड़ते हैं उसकी तरफ। यहां वहां जहां तहां देश की बाकी जनता राजा और वैद्य के अभाव में जैसे तैसे दिन काट रही है, बिना मुनासिब इलाज और बिना उचित राजकाज। वाह बहुत बहुत शुक्रिया मृदुला जी इस बेहद शानदार कहानी के लिए। और कितने स्तर हैं इस कहानी के जिसको हम लोग देख पाते हैं, और जो छलावा किस तरह से क्रमशः पाठकों के ऊपर प्रकट होता चलता है, वह भी यहाँ पर परिलक्षित होता है। अंततः तो ये राजनीति की कहानी है। जी जी, जो शुरुआत में आपने वह बात कही थी वही है। हम सब अब राजा ना राजकाज कर रहा है, ना कोई इलाज कर रहा है, और वो भटक रहे हैं हीरे की तलाश में, छलावे की तलाश में, और हम सब दुख पा रहे हैं उसी छलावे के कारण। जी, और कहाँ यह राजनीतिक कहानी है, और इसमें उस तरह से जो है, मतलब कहानी तो एक, मतलब इसमें एक कहीं न कहीं छुपी हुई है, इसके अर्थ छुपे हुए हैं, वहां तक पाठक पहुंचता है, मगर इसके बावजूद कहानीपन भी है। वह जो सारी बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, जहां तक जो लेखक का मंतव्य है उससे बिल्कुल मिल रही हैं वे बातें। यह भी इसकी एक खासियत है। वो पूरा जो जिस तरह से उसमें ड्रामा क्रिएट होता है हीरो के माध्यम से, या जो बवंडर जो हैं धूल के,
उसमें जो आकृति उभरती है, तो वो सब जो मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण है, जो इमेजेज हैं, वह भी बहुत खूबसूरती से यहाँ पर आए हैं। इसलिए भी मुझे लगता है कि किशोरों को यह कहानी पसंद आई होगी। और निश्चय ही जो एक आपके भीतर का जो एक बहुत ही धीमे से जो कुछ कह देने का जो एक व्यंग कौशल है, वह भी इस कहानी में है। शीर्षक भी तो यही है। तो अच्छा लगा कि हम लोग आज इस कहानी को आपसे सुन पाए, और इसी संग्रह से कोई एक और कहानी आप सुनाएं तो अच्छा हो। एक कहानी और सुनाती हूँ जी। एक ये बात भी बतलाई दूं कि ये कहानी मुझे, जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, जब मैं 8 बरस की थी, तो ये मेरे फूफा जी ने ये कहानी मुझे सुनाई थी। और तब से अब तक, मतलब ये जब मैंने लिखी तो मैं कुछ 78 बरस की होंगी, तो मैंने 70 बरस तक वो कहानी मुझे याद थी। और मैंने कहा भी है शुरू में कि बचपन का सुना किस्सा जस खाता सीख। जी हाँ, ये बात आपने कही थी। अच्छा, ये जो दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो भी कहानी मुझे फूफा जी ने सुनाई थी। जी। हमारे फूफा जी पत्रकार थे, मशहूर अक्षय कुमार जैन। अरे वाह। तो इसका नाम मैंने दिया कान तोड़ उर्फ कर्णवीर। यह कहाँ छपी थी पहले, पुस्तकाकार आने से पूर्व? ये मुझे ठीक से याद नहीं, शायद ये भी जनसत्ता में ही छपी। जी जी जी। एक चोर था, नाम था शातिर। अब नाम का क्या है, कुछ भी हो सकता है, मगर शातिर पक्का चोर था, पक्के साहबों की तरह। जो उसूल उसने बना रखे थे, उनके खिलाफ कभी नहीं जाता था। उसूल चाहे जो हो, यही तो पक्के साहबों की सिफत है। ये नहीं पूछते कि उसूल क्यों हैं, कैसे हैं, बस हैं तो हैं, बिना हील हुज्जत मानने के लिए। तो एक रात शातिर चोर धन्ना सेठ के घर चोरी करने गया, बाकायदा सेंध लगाकर। उसूल था उसका, चोरी करने सेंध लगाकर जाता था, करके वापस सदर दरवाजे से आता था, छाती ठोककर। खूब बढ़िया सेंध लगाता था शातिर, क्या पक्के साहिबों ने हिंदुस्तान में लगाई हो। फिर शातिर था भी शातिर, कुत्ते नेवले की तरह बदन सिकोड़ कर छोटी से छोटी जगह से आर पार निकल जाता था। घर में घुसा तो देखा बिस्तर पर एक सुंदरी अकेली लेटी मेज पर रखे लैंप की रोशनी में किताब पढ़ रही थी। कितनी सुंदर! अब मैं क्या जानूं, औरत को अपने यहाँ सुंदरी ही कहा जाता है। सुना नहीं, डाकू तक औरत हो तो दस्यु सुंदरी कहलाती है। बिल्ली की तरह बेआवाज चलना शातिर के पेशे में शुमार था। उसके भीतर घुसने पर औरत भला क्या चौंकती, आंखें झुकाए किताब पढ़ती रही। अब कैसे भी पढ़ाकू हो, थी तो जगी हुई। अलमारियों के खोले जाने पर चौंक भी सकती थी और शोर भी मचा सकती थी। शातिर जरा झिझका, क्या किसी दूसरी रात आए? पर एक बात और तलब थी, अगर रात के तीसरी पहर एक औरत बिस्तर पर अकेली थी तो घर पर भी अकेली होगी। तब क्या एक औरत से डरकर भाग जाए? पक्के चोर इतने गैर मर्द नहीं होते। उसूल नंबर 2। तो उसने कम से कम आवाज करके अलमारियां खोली। चाबियों के बजाय नुकीले मुड़े तार का इस्तेमाल भी उसके पेशे में शामिल था। रुपया, जेवर, चांदी के बर्तन, बढ़िया कपड़े निकाले और करीने से अलग अलग पोटलियों में बांधे। फिर तमाम पोटलियों को एक बड़े गट्ठर में बांधकर पीठ पर डाला, दोनों हाथ खाली रखकर बाहर की तरफ चला। औरत के पास से गुजरा तो ठिठके बगैर न रह सका। कमबख्त बदस्तूर किताब पढ़ती जा रही थी। इतना बेआवाज बेसूरत भी नहीं था शातिर। बहरी हो भले, अंधी तो नहीं, कोई ब्रेल की किताब तो नहीं पढ़ रही थी। बेख्याली में वो खंखार ही तो उठा था कि सुंदरी ने आंख उठाकर उसे देखा। पल भर उसने इंतजार किया कि सुंदरी डरे, सहमे, चीखे न भी सही, पर सांस तो अटका कर निकाले। पर जब देखा कि वह निगाह वापस किताब पर ले गई
तो तन बदन में आग लग गई। वाह। जैसे वो हट्टा कट्टा जवान न होकर मैले कपड़ों का गट्ठर हो। गट्ठर पीठ पर लदा था जरूर, पर था तो चोरी का माल। और वो औरत सुंदरी, इतना तिरस्कार। मैं शातिर हूं, उसने जोर से कहा। आपका सामान चुरा कर ले जा रहा हूं। उठकर सदर दरवाजे की सिटकनी लगा लीजिए, उड़काते जाइएगा। औरत ने कहा। कैसी औरत हो तुम? शातिर आपसे तुम पर आ गया। अजनबी को देखकर चौंकती तक नहीं। सुंदरी व्यंग से हंसी। हंसने का सबब? शातिर ने नाटकीय अंदाज में पूछा। उसके पेशे में दिन बड़े खाली खाली से जाया करते थे, सो फिल्में देखना मजबूरी बन चुका था। अकेली औरत के घर चोरी करते हो और खुद को मर्द बतलाते हो। औरत ने कहा। अकेली? मुझे तो बतलाया गया था धन्ना सेठ की हवेली है। तलाक शराब हो गया क्या? ये नया चलन उसूलों की ऐसी तैसी कर देता है। दौरे पर गए हैं सेठ, परसों लौटेंगे, सुंदरी ने कहा, और वापस अपने रंगे पन्ने पर। मारे गुस्से के शातिर ने गट्ठर नीचे बढ़ा दिया। ये धरा तुम्हारा सामान, अब मैं परसों आऊंगा, उनके सामने से लेकर जाऊंगा, रोक सको तो रोक ले। उसने डायलॉग मारा। ठीक है, अब उठिए, दरवाजा बंद कर दीजिए। शातिर वापस आप पर आ गया। कहा ना उड़का दो। औरत जम्हाई लेकर बोली। और जो कोई घुस आया? शातिर के मुंह से निकला। औरत खिलखिला कर हंसती बोली, लगता है तुम्हें चोरों से बहुत डरते हो। अरे गुंडा बदमाश भी घुस सकता है, जवान औरत हो कि नहीं। मेरी बीवी होती तो। अरे मर गया, अपनी बीवी से क्या कहेगा, खाली हाथ क्यों लौटा। बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ये बेशर्म क्या तो कह रही है। सेंध में से लौट जाओ ना, सामान तो है नहीं। कौन सी सेंध? वो अब बकाया जो तुमने लगाई है। तुम कैसे जानती हो? वो दरअसल मेरे कान बहुत तेज हैं। उसने नजर नीची करके कहा। शातिर गैर खानदानी हो गया। राह चलतों की तेज आवाज में गरिया कर बोला, हम पक्के चोर हैं, समझी। सेंध से होकर नहीं लौटा करते। अब उठकर दरवाजा बंद करती हो कि क्या? गनीमत हुई कि सुंदरी ने नहीं पूछा, वरना दस्यु सुंदर क्या बतलाता। वो मुस्कराई। पास पड़ा खुशबूदार रुमाल उठाया, किताब के पन्ने पर रखा, किताब बंद की, अंगड़ाई लेकर सुस्ती झाड़ी, फिर उठी और चली। खुशबू बिखेरती गजगामिनी। शातिर पलट कर भाग लिया, सदर दरवाजे से एकदम बाहर, सड़क पार करता हुआ अपने खानदानी पुश्तैनी घर की तरफ। अगले 2 दिन शातिर ने कैसे गुजारे आप समझ सकते हैं। सुंदरी पर आया गुस्सा बीवी को डपट कर निकाला तो वो मुंह सुजा कर किनारे हुई। बच्चे पास आकर सामान देखने की जिद करने लगे तो 2 हाथ खा गए। उन्होंने रो रो कर घर सिर पर उठा लिया, पर बीवी ने चुप कराने की जरा कोशिश नहीं की। रात गुजार कर सुबह होने तक शातिर खुद को 1 नंबर का गधा महसूस कर रहा था। बड़ा आया 7 पुश्तों का खानदानी चोर। अरे चोरी करने गया था कि फिल्म की शूटिंग करने। तीसरी रात तक सब्र किया, करना पड़ा। सब्र करो ना करो, वक्त तो कट ही जाता है। तो कटा। तीसरी रात शातिर फिर धन्ना सेठ की हवेली के सामने था। अमूमन अपने काम के लिए वो रात का तीसरा पहर ज्यादा महफूज मानता था, पर उस रात सब्र पहले पहर के आगे खिसक कर न दिया। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जैसे जैसे मंजिल पास आती है बेसब्री बढ़ती जाती है। बदकही है, उसूल की बात नहीं है, पर कभी कभी बदकही की गांठ उसूल जैसी पक्की हुआ करती है। तो रात का पहला पहर बीतते न बीतते शातिर चोर धन्ना सेठ की हवेली पर पहुंचा। देखते क्या है कि परसों लगाई सेंध जस की तस मुंह खोले बाय पड़ी है। हद हो गई। इन अहदियों से इतनी मशक्कत न हुई कि 2-4 इंचे चिलवाकर दीवार मुकम्मल करवा ले। शहर भर को न्योतती जौनार हो जैसे।
जो चाहे मुंह उठाकर चला आए भीतर। अरे इन लोगों को घर द्वार की खोज फिक्र है कि नहीं? घर की मालकिन जब टांग पसार कर किताब पढ़ती रहेगी तो नौकर चाकर काहे चौकसी पर रहेंगे? मालिक दौरे पर, मालकिन बिस्तर पर और नौकर चाकर दारू के अड्डे पर। आलसी कामचोर। मरे सब, शातिर क्यों माथा गर्म कर रहा है? अपने काम से काम रखे। घर में घुसने आया घुस जाए, पर कैसे? सामने सेंध मुंह बाए खड़ी है, न्योता दी थी। पर पुरानी खुदी सेंध से भीतर घुसना कुछ वैसा नहीं है जैसे मरे जानवर का मांस खाना। शेर नहीं खाता ना खुद बिना मारे। अरे पर यह तो उसी का किया शिकार है, खुद लगाई थी ना सेंध, कम वक्तों से चिनवाई तक न गई। इतनी बेइज्जती, मारो गोली। घुसे कि ना घुसे, दूसरी लगाए। इस मामले में खानदानी उसूल क्या होगा उसने कयास लगाया। पहले कभी ऐसा मौका आया ही ना था, तब क्या पता क्या होगा। छोड़ पड़े। शातिर ने एक लात अपनी लगाई उत्तम सेंध पर जमाई और घुस गया उसी में से अंदर। अंदर जाकर देखता क्या है कि सेठ बैठा खा रहा है और सेठानी परोस रही है। वाह, बाहर मुंह से सेंध मुंह खोले पड़ी है और ये अहदी सेंध भी नहीं चिनवाई गई तुमसे। उसने ऐसे डपटा जैसे उस घर का मालिक वही हो। कैसी सेंध? सेठ का हाथ सीधा कमर पर गया। तो वहां घोंस रखी है नकदी जो हमने लगाई थी। शातिर बोला। ये शातिर हैं, सुंदरी ने परिचय करवाया। हम चोर हैं, किसी के यार नहीं। शातिर ने सीना फुलाया। क्या बात। चोर? सेठ का खुला फटा मुंह और पीला पड़ता चेहरा बड़ा भला लगा शातिर को। तभी झन से आकर चाबियों का गुच्छा उसके कदमों में गिरा। सेठ के मुंह से अल्फाज तो न निकले, पर आंखें खूब खिली आईं। इल्तिजा करती आंखों की बोली समझने में माहिर था शातिर। रखो अपनी चाबियां, वो हंसा। माल में परसों निकाल चुका। घर पर मर्द नहीं था, इसी से औरत को लूटना अपना उसूल नहीं। नौकर क्या हुए? सेठ सेठानी से फुसफुसाया तो शातिर ने डपट दिया। फुसफुस नहीं, साफ बोलो। ही करके सेठ कुछ कह रहा था शायद, पर सुंदरी की बारीक आवाज उसके ऊपर चढ़ आई। खीर लेंगे? वो पूछ रही थी। मैं ड्यूटी पर हूँ, शातिर के मुंह से ड्यूटी पर हूँ। वो हंस दी, कानों का हाथ लगाकर बोली। भूल हो गई, आपसे तो पूछा ही नहीं। दोनों के लिए ले आओ। सेठ को जैसे तिनके का सहारा मिला। सिर निकाल कर बोला, लाओ ना प्रिय, तुम्हारी बनाई खीर तो अमृत होती है। फिर शातिर से कहा, ऐसी खीर आपने पहले न खाई होगी। औरत भीतर खीर लेने गई तो सेठ उसके कदमों में आ गिरा। सामान लेके भाग लो जल्दी, वो आ गई तो मेरा भुर्ता भी मार के छोड़ेगी। हम भागा नहीं करते, शातिर के मुंह से आदतन निकला। फिर बाहर कैसे जाओगे? सदर दरवाजे से, सीना तान कर। तानो तानो, पर जल्दी। सामान उठाओ और जाओ। तुम रोकोगे नहीं? पागल हो क्या? पर जल्दी करो, एहसान होगा मुझ पर। मैं चोर हूं, साधु नहीं जो एहसान करता फिरूं। जो मांगोगे दूंगा, चाहो तो हफ्ता बांध लो, पुलिस वाला समझ रखा है। 2 महीने के महीने वसूली कर लेना, पक्की आमदनी होगी। सोचो जरा। सेठ की आवाज में घातपना उभर आया। बीवी से कह देना चोरी का माल है। मैं तुम्हारी तरह बीवी से नहीं डरता। शातिर फिर डायलॉग बाजी पर उतर आया। कुछ कहने से पहले सेठ को झुकी कमर सीधी करनी पड़ी, क्योंकि सुंदरी महकदार खीर के 2 कटोरे लिए वापस कमरे में नमदार हो गई थी। लीजिए। पहला कटोरा उसने शातिर को दिया। नोश फरमाइए। नमक नहीं है। और जो जहर हो? शातिर बोला, पर कटोरा ले लिया। सेठ के चेहरे पर चमक आई, फिर मिट गई। ऐसी उसूल वाली चंडी क्या खाक किसी को जहर देगी। शातिर ने भी वही सोचा और खीर खाने लगा। बीवी के फूले मुंह के चलते 2 दिन से ढंग का खाना नसीब नहीं हुआ था। खीर बढ़िया थी,
चट कर गया। वाह। सेठ से नहीं खाई गई। शातिर को खाते देखता रहा और मरी आवाज में सुंदरी से भी खाने की मनवार करता था। ठीक है, जब सामान लौटा लाओगे तो साथ बैठकर खाएंगे, उसने कहा। फिर चिढ़ से बोली, आपका हो गया? ये मत समझना खीर से खरीद लिया, उसने कहा और बिजली की तेजी से भीतर जाकर सामान का गट्ठर उठा लाया। बोला, ये चला मैं, मर्द हो तो रोक लो। हीरा, रामू, लखनवा, सेठ नौकरों को पुकार उठा। सब छुट्टी पर है, सुंदरी ने कहा। मुकाबला तुम्हारे और चोर के बीच है, अब जल्दी करो, वो दूर निकल लेगा। बाहर निकलकर शातिर ठिठक गया था। चाहता तो रफ्तार बरकरार रख, अब तक घर पहुंच चुका होता, पर एक तो खीर से अटे पेट को लेकर तेज भागना दूभर हो रहा था, दूसरे उनकी बातें सुनने का लालच नहीं छूट रहा था। जब सुंदरी के जल्दी करने पर दरवाजे से बाहर आते पैरों की आहट सुनी तो दोबारा दौड़ पड़ा। कुछ दूर पहुंचा तो पीछे, काफी पीछे, हाँफते हुंकारते सेठ को आते देखा। बेचारा क्या खाकर उसके मुकाबले आएगा। शातिर ने 2-4 डकारें ली, फिर ठस पेट की लाज रखते हुए चाल मंथर कर ली। खरामा खरामा चला जा रहा था और मनी मन घर पहुंचकर बीवी से वैसी ही जाफरान बादामदार गाढ़ी खीर बनवाने के पुलावे बांध रहा था। अचानक एड़ लगे घोड़े की तरह सेठ दौड़ा और उसकी कमर से आ लगा। अचानक क्या हुआ पिछले को? तभी तीखी ललकार कानों में पड़ी, छीन लो सामान। देखा सुंदरी अपनी छत पर चढ़ी चाबुक सा फटकार रही थी। उसने सेठ को झटक कर अलग करना चाहा तो किकिया उठा, मारना मत, मारना मत। शातिर का हाथ ठीक सेठ की कमर पर बंधी नकदी पर पड़ा था। सेठ समझ गया, फौरन गिड़गिड़ाया, सारी नकदी ले लो, इस दौरे पर अच्छी कमाई हुई है, पर सामान वापस कर दो। यहाँ नहीं, थोड़ा आगे, वो देख न पाए। सेठ कहता गया और गट्ठर छीनने का नाटक भी करता गया। यूं चलते चलते गली के मुहाने पर पहुंचे। तब तक सेठ का इत्र मिला पसीना यूं धारोधार बह चुका था कि शातिर का अपना बदन भी इत्रदान बन गया था। उसका सिर घूमने लगा जैसे नशे में डूबा जा रहा हो। उसने कहा, औरत से डरते हो? कौन नहीं डरता, सच कहो। शातिर झूठ न बोल पाया, बात बदल दी। बोला, नकदी छीन लूं और माल भी न लौटाऊं तो क्या कर लोगे? सेठ की आवाज और नजर में फिर खाकपन उतर आया। बोला, तुम चोर हो कि डाकू? अपने उसूलों की तो सोचो। शातिर सोच में पड़ गया। वाकई सरेआम डकैती करना था कि नहीं उसके खानदानी उसूलों में, था कि नहीं था? एक पल जो झिझका वही भारी पड़ गया। देखता क्या है कि पकड़ो मारो चिल्लाती वो औरत सड़क पर भागी चली आ रही है। शातिर ने नकदी पर हाथ मारा, वो तो कब्जे में आ गई, पर गट्ठर पीठ से लुढ़क गया। सेठ के बस का तो क्या था कुछ करना, पर सुंदरी की चीख पुकार ने खासी भीड़ सड़क पर जुटा दी थी, तो दसियों ने मिलकर गट्ठर लपक लिया था। खींचातानी में वो खुल गया और सामान सड़क पर उलट गया। फिर तो वो गदर मचा कि क्या डाकू बलवाई मचाते, जिसके हाथ जो लगा सो तो लूटा ही, दूसरों के हाथ लगा सामान झपटने में भी जान की बाजी लगा दी। माल छोड़ बटवा अंटी में खोस शातिर जान बचाकर भागा। पीछे पीछे मर्द का हाथ खींचते दौड़ी आई सुंदरी। अंदर फंदर यूं आ रहे थे दोनों, जैसे एक शरीर दो जान हो। अर्धनारीश्वर की। शातिर ने अपनी रफ्तार तेज की और तेज की, इतनी कि मुनासिब दूरी से दौड़कर सामने वाले मकान की छत पर चढ़ गया। फिर एक छत से दूसरी छत फलांगता आगे बढ़ चला। अब पीछा करके दिखलाया सेठ का बच्चा। तो क्या सुंदरी तो भागी आ रही थी छत दर छत उसके पीछे। सेठ को कंधे पर उठाए
माँ ओ माँ, ऐसा भी कहीं होता है? कहीं देवी तो नहीं आ गई सेठानी पर? जय माता दी जपता और तरह तरह की भेंटें देने की कस्में खाता शातिर भागता फलांगता आखिरी छत पर जा पहुंचा। वो नीचे कूदने को तैयार था कि सेठ ने उसे कानों से पकड़ लिया। उसने चाहा न कूदे, बदन का वजन पीछे फेंक कर रोकने की कोशिश की, पर किसी ने जोरदार लात उसकी टांगों पर मारी। अपनी मर्जी के खिलाफ दूसरे के इशारे पर वो लहूलुहान नीचे सड़क पर जा गिरा। कान उसके सेठ के हाथों में रह गए। बाद का किस्सा मुख्तसर यूं है। शातिर की अंटी में काफी नकदी थी, इसलिए जख्मों का इलाज हो गया। कान तो खैर कैसे जोड़े जाते थे जो सेठ की तिजोरी में, पर जख्म भर गए। बदनामी से बचने का एक ही रास्ता था, वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में जा बसे। वही उसने किया। कनकटी कैफियत को छिपाने के लिए सिर पर हमेशा पगड़ी बांधे रखने की वजह से नए शहर में उसका नाम पगड़ीदार हुआ। पगड़ी का प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा कि जो देखता उस पर भरोसा कर बैठता। फिर था भी वो उसूलों का पक्का, सो दुकान खोल बैठ गया और भरोसेमंद व्यापारी की तरह काम चलाऊ कमाई करने लगा। असली कमाई हुई सेठ की, शोहरत की कमाई। जवां मर्द की मिसाल बना, कान तोड़ से शुरू होकर कर्णवीर कहलवाया। उससे भी ज्यादा शोहरत मिली सुंदरी को। शातिर का पीछा करने, पति को कंधे पर बिठलाकर भागने और धक्का देकर चोर को नीचे गिराने के लिए नहीं। अच्छा, वो सब किसने देखा था? चश्मदीद तो सब माल लूटने में मशगूल थे। उसे शोहरत मिली अपने बयान की वजह से, जो उसने हर अखबार रिसाले में छपाया। ये कि औरत कितनी भी तरक्की पसंद, आजाद ख्याल, रुअबदाब वाली क्यों न हो, इज्जत उस मर्द की करती है जिसमें जिस्मानी ताकत और फुर्ती का जज्बा हो, जैसा कान तोड़ उर्फ कर्णवीर सेठ में था। वाह वाह, शुक्रिया मृदुला जी। ये दोनों ही कहानियां बेहद खास हैं। और जिस तरह से जो कह रही थी मृदुला जी, कैसे उनके फूफा जी इन कहानियों को सुनाया करते थे, मगर कितनी चीज़ें जो वक्त के साथ जुड़ती चली गई समय के साथ। और चूंकि मृदुला जी ने इसे काफ़ी बाद में लिखा, 1999 में संभवतः यह प्रकाशित है, कान तोड़ उर्फ कर्णवीर। तो कितनी परतें हैं इस कहानी में। यह कहानी भी सामान्य कहानी नहीं है, रोचकता है, पूरी कथा है। हालांकि चीजें स्पष्ट होती हैं, मगर यह एक ऐसी कहानी है जिसको हर पाठक अपने अपने तरीके से जिसका अर्थ लगा सकता है, तो वह इसमें भी है। अच्छा, एक बात और बताऊं इसके बारे में। ये कहानी जब फूफा जी ने सुनाई तो उनके यहाँ शादी थी और हलवाई लगे हुए थे। तो उनमें एक आदमी ऐसा था जो हर वक्त पगड़ी बांधे रहता। तो ये तब बच्चे थे, तो इन लोगों ने एक दिन उसकी पगड़ी खोल दी, उसके कान नहीं थे। ओहो। तब इन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे कान क्या हुए? तब उसने ये कहानी सुनी, जो बहुत हद तक सही है। तो ये कहानी घटी हुई कहानी है। हाँ, मतलब घटी हुई कहानी है। बाकी के तो जो रंग मैंने भरे जी, वो रंग तो भरे जी मगर जी। और कहानी, अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। हाँ। और कहानी कुछ इस शिल्प में है कि लोक कथा का भी इसमें फ्लेवर है। लोक कथा का पूरा फ्लेवर है जी। तो इसका नाम पहले वही कान तोड़ और बन गया कर्णवीर। हाँ, बिल्कुल बन गया। और बहुत अच्छे से इमेजेस आए उस स्त्री के और बाद में सेठ के, उनके भागने के, किसको इस पूरी घटना से किसको क्या नफा नुकसान हुआ। बहुत अच्छे से यह कहानी चलती है। बीच बीच में जो ह्यूमर है जहां तहां उनके संवादों में, या जो चोर की चिड़चिड़ाहट है वह कैसे चिड़चिड़ा रहा है, या जो उसूलों की बात की गई उसके माध्यम से जो ह्यूमर है कि नहीं मैं अपने ही सेंस से दोबारा कैसे घुसूं, फिर वो घुसता भी है, मैं मेन गेट से जाऊंगा
जिसके लिए आपने क्या शब्द दिया? सदर सदर, जो हम सदर बाजार कहते हैं या सदर थाना कहते हैं, नहीं, सदर दरवाजा ही सदर दरवाजा भी कहते हैं, वो इस शब्द के लिए कर रहा हूँ। सदर, सदर जो शब्द है वो कितना इंपॉर्टेंट शब्द है। मुख्य दरवाजा, सदर बाजार, मुख्य बाजार, सदर थाना जो शहरों में होते हैं, थाने होते हैं, तो हर शहर में कोई न कोई सदर थाना तो होता ही है। तो वह शब्द भी बड़े करीने से यहाँ आया। सदर दरवाजा अमूमन लोग नहीं सुनते हैं, आजकल नहीं सुनते हैं, आजकल नहीं सुनते हैं। तो वह भी आज की पीढ़ी जब इस कहानी को सुन रही है, कई लोग जो वर्तमान पीढ़ी के हैं या मिलेनियम की बाद की पीढ़ी के हैं, 18, 20, 22 साल के, तो सदर बाजार जानते हैं, सदर थाना जानते हैं, सदर दरवाजा तो शायद नहीं जानते हो। तो ऐसी कई चीजें हैं मृदुला गर्ग जी की कहानियों में, जिनमें भाषा के स्तर पर ऐसी कई चीजें हैं जो उनके लिए सहज है, मगर आज अगर हम आज की आंख से देखें तो उसमें ऐसी कई चीजें मिलती हैं जिस पे हमें ठहरने की जरूरत महसूस होती है। और यह भी एक सीखने की बात है कि इस तरह के प्रयोग हुए, और ये कहानियां जाहिर सी बात है कि बड़ों के लिए, किशोरों के लिए, सबके लिए है। हम सबके भीतर बचपन है, कैशोर है, तो हम सब इसका उतना ही आनंद उठा सकते हैं। तो यह संग्रह बेहद खास है साथियों, छलावा, और उसमें से हमने 2 कहानियां आज सुनी। मृदुला जी अमूमन खाना खाने के बाद कुछ आराम ही करती हैं, आज हमारे कारण से कुछ तकलीफ भी सही, इसके लिए हम माफी ही मांग सकते हैं, मगर अच्छा लगा कि आज अच्छा लगा जी, आज इस तरह से 2 कहानियां संभव हुई आप ही की ओर से सुनना। और ये संपूर्ण कहानियां जो संग्रह है इनकी, उनमें भी ये सभी कहानियां छलावा की यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। और छलावा संग्रह जो है उसमें बड़े अच्छे चित्रों के साथ सचित्र ढंग से पूरी कथा कही गई है पुस्तक में। तो उस हिसाब से भी यह पुस्तक ऐसी खास बन पड़ी है अपने रेखांकन के साथ कि वहां भी लोग इसको एंजॉय करके पढ़ पाते हैं। और जो गद्य का आनंद है, कथा का जो आनंद है, स्वयं मृदुला जी भी उसका भरपूर कहीं न कहीं खुद ही उसको बहुत ही उसका रस लेती हैं, और तभी हम तक, पाठकों तक वह रस पहुंचता है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला जी, समय निकाल। आपका धन्यवाद अर्पण कुमार जी, आपका धन्यवाद। मैंने तो बरसों से इनको कहानियों को पढ़ा नहीं, दोबारा कभी देखा नहीं, मगर इस कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ था और साहित्य अकादमी की पत्रिका में छपी थी, इंडियन लिटरेचर में जी। और बाद में मैंने ये कहानी छोटा करके इसको डेनमार्क के एक स्कूल में पढ़ी थी, और स्कूल के उन बच्चों को इतनी पसंद आई थी, वो इतना हंसे थे जब ये कहानी मैंने पढ़ी अंग्रेजी में। इसका नाम उसमें बिटवीन थीव्स था, दोनों ही चोर है ना, वो दोनों ही चोर हाँ। यस, बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो मतलब एक तरह से ये आपकी सभ्यता, संस्कृति को लांघ कर जो चीज होती है, दिलचस्प होती है, और जो उसमें वो औरत का जो रोल है, जो भूमिका औरत की है, वो सब तक पहुंचती है जी। और कितनी चीजें गढ़ी गई हैं, जो कहानी हकीकत में वहाँ उस शादी के अवसर पर उस पात्र के जो कान नहीं थे उसको देखकर वह जो सुनाता है, उसमें लेखक कितनी और चीजें जोड़ता है, कितनी ड्रामा क्रिएट करता है, और भाषा का जो अपना पूरा उसका जो एक मनोरंजक, उसकी जो ताकत है, मनोरंजन देने वाली जो ताकत है, जो ह्यूमर क्रिएट करने वाली है, वह तो मृदुला जी की कई कई कहानियों में है, जहां आप बिना कुछ हंसे, बिना मुस्कुराए नहीं रह सकते हैं, क्योंकि स्वयं ये व्यंग भी लंबे समय से लिखती रही हैं। तो कहानियों में बहुत धीमे से वह कौशल, वह जो कारीगरी है वो प्रकट हो जाती है। तो बहरहाल एक बार पुनः धन्यवाद, और इसके साथ ही आज की यह कड़ी समाप्त करते हैं। लेखक के यहाँ आकर स्वयं उसके ही अपने परिवेश में, उसके ही आवास पर, उसके ही इस माहौल में इन कहानियों को सुनना अपने आप में एक रोचक है। और जो मृदुला जी कह रही हैं कि स्वयं वे अरसे बाद इन कहानियों का पाठ कर रही हैं, तो यह हम सब के लिए आज का हासिल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनसुलभ पुस्तकालय के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।